नमस्ते और पैराबन के E3 डिजिटल फोरेंसिक्स प्लेटफॉर्म की प्रदर्शन के लिए आपका स्वागत है। मैं एडविन हूँ, E3 प्लेटफॉर्म का अवतार हूँ और मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि E3 कैसे महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत प्रकारों को हैंडल करता है। पहले हम विंडोज हार्ड ड्राइव डेटा के साथ शुरू करेंगे। एक बार जब विंडोज सबूत को मामला फाइल में लोड कर दिया जाता है तो डेटा ट्रायज ट्री को देखने की शुरुआत करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, E3 ने मूल्यवान डेटा को एक आसान नेविगेट करने वाले प्रारूप में जमा किया है। हम ट्रायज नोड में कई महत्वपूर्ण डेटा प्रकार देख सकते हैं, जैसे चैट डेटाबेस, ईमेल डेटाबेस, चित्र, रजिस्ट्री और अन्य। हम ईमेल डेटाबेस पर एक नज़दीकी नज़र डालते हैं। यहाँ आप एक आउटलुक स्टोरेज फाइल देख सकते हैं। जब हम आर्काइव में ड्रिल डाउन करते हैं तो हमें वो डेटा मिलता है जिसकी हमें तलाश है, जैसे IPM सबट्री फोल्डर। यहाँ आप डिलीट किए गए आइटम, इनबॉक्स, आउटबॉक्स और सेंट आइटम देख सकते हैं। इनबॉक्स में और आगे बढ़ते हुए हम ईमेल मैसेज को देख सकते हैं जिसमें अतिरिक्त विवरण जैसे विषय, से, को, निर्माण तिथि, भेजने की तिथि और प्राप्ति तिथि होती है। फिर हम किसी विशिष्ट ईमेल पर क्लिक करके थ्रेड देख सकते हैं, जैसे हम उसे आउटलुक एप्लीकेशन में देखते हैं। संपत्ति टैब में हम चयनित फाइल के बारे में जानकारी देख सकते हैं। सेंट आइटम्स की ओर देखते हुए आप देख सकते हैं कि दृश्य बहुत ही समान है। अब हम इंटरनेट ब्राउज़र डेटा पर नज़र डालें। हम यहाँ देख सकते हैं कि ब्राउज़र गूगल क्रोम है। जब हम और करीब से देखते हैं तो हम सर्च हिस्ट्री देख सकते हैं जिसमें दिखाई देती है जाने की तिथि और अर्ल। हम इस जानकारी को प्रॉपर्टी टैब में भी पा सकते हैं। इस ब्राउज़र आर्काइव के भीतर आप डाउनलोड्स, कीवर्ड्स, लॉगिन्स और कुकीज़ जैसी भी जानकारी पा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम बुकमार्क्स की तरह देख रहे हैं जो ब्राउज़र के इतिहास सेक्शन में दिखाई देता है। अब हम रजिस्ट्री डेटा पर नज़र डालें। रजिस्ट्री ट्री आपकी क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है कि आप जल्दी महत्वपूर्ण रजिस्ट्री जानकारी को खोज सकें। डिवाइस नोड आपको कनेक्टेड डिवाइस पर जानकारी दे सकता है। यहाँ हम माउंट किए गए डिवाइस की सूची देख सकते हैं जिसमें प्रॉपर्टीज विंडो में विवरण शामिल है। हम कनेक्टेड प्रिंटर्स और स्टोरेज डिवाइसेस की जानकारी भी देख सकते हैं। हमारे आखिरी उदाहरण के लिए हम टाइमलाइन नोड पर ध्यान केंद्रित करें। सारांश टाइमलाइन आपको घटनाओं की गहरी झलक प्रदान करता है जिसमें घटना का तारीख और समय शामिल होता है। प्रॉपर्टीज विंडो भी आपको यही जानकारी दिखा सकती है। हम इन कैश टाइमलाइन और शिम कैश टाइमलाइन भी देख सकते हैं। हम अनइंस्टॉल टाइमलाइन की जांच भी कर सकते हैं जिसमें दिखाया जाएगा कि कब कोई एप्लीकेशन अनइंस्टॉल किया गया था। जैसा कि आप इन उदाहरणों से देख सकते हैं, डेटा ट्रायज ट्री आपको कई महत्वपूर्ण डेटा प्रकारों का संग्रहण करने के लिए बहुत कुछ प्रदान करता है और यह स्वचालित रूप से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण डेटा प्रकारों का चयन करता है। अब हम अपना ध्यान बदलते हैं और एक एप्पल iOS डिवाइस पर देखते हैं। सबसे पहले हम iOS डेटा नोड को विस्तार करते हैं ताकि विश्लेषित डेटा की जांच शुरू कर सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसे कई विभिन्न डेटा प्रकार उपलब्ध हैं जैसे गुण, नेटिव एप्लीकेशन, पासवर्ड और संदेश। आओ इस संदेशों को और अच्छी तरह से देखें। यहाँ हम उपयोगकर्ता खाता, भेजा गया है और पठित हुआ है, संकेतकों, पठित होने की तिथि, भेजी गई तिथि, अटैचमेंट्स, भेजने वाले का नंबर, प्राप्तकर्ता का नंबर और संदेश दिखाई देता है। हम एक संदेश पर क्लिक भी कर सकते हैं और उसे संदेश के गुणों को देखने के लिए गुणों वाली विंडो में देख सकते हैं। अब हम मूल एप्लीकेशंस नोड की जांच करेंगे जिसमें स्वास्थ्य डेटा शामिल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ विभिन्न डेटा प्रकार हैं जैसे हृदय दर, उपयोगकर्ता जानकारी, कदम, चलना, उड़ाने चढ़ना और सोना। हृदय दर पर क्लिक करके और नीचे स्क्रॉल करके हम हृदय दर घटनाओं को देखते हैं जिसमें शुरू तिथि, समाप्ति तिथि, मिनट में हृदय दर, डिवाइस का नाम और डिवाइस समय क्षेत्र शामिल हैं। हमें हमेशा की तरह हम किसी घटना पर क्लिक कर सकते हैं और उन विवरणों को देख सकते हैं प्रॉपर्टीज विंडो में। आगामी हम नींद घटनाओं की ओर देखेंगे और नींद घटनाओं की प्रविष्टियों को देख सकते हैं जिसमें प्रारंभ तिथि, समाप्ति तिथि, डिवाइस का नाम और डिवाइस समय क्षेत्र शामिल हैं। हम संग्रहित पासवर्ड को भी देख सकते हैं जनरल पासवर्ड डेटा फोल्डर की जांच करके।
हम एक वाईफाई पासवर्ड विकल्प देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं कि डिवाइस के कनेक्ट किए गए नेटवर्क्स को और नेटवर्क का नाम, पासवर्ड और निर्माण तिथि जैसी जानकारी है। अगले हम इंटरनेट पासवर्ड डेटा फोल्डर और वेब फॉर्म पासवर्ड्स की जांच करेंगे। हम देख सकते हैं कि दो प्रविष्टियां हैं, एक facebook.com के लिए जिसमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स शामिल हैं। आवश्यक होने पर हम इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके फेसबुक क्लाउड डेटा को संग्रहित कर सकते हैं। आप प्रमाणीकरण डेटा फोल्डर में फेसबुक के क्रेडेंशियल्स पा सकते हैं। इसका उपयोग क्लाउड डेटा तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है, जिसको मैं आपको इस डेमो में बाद में दिखाऊंगा। अगले हम इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशंस पर नज़र डालेंगे। एप्लीकेशन अनुमतियों पर क्लिक करके हम इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशनों की सूची देख सकते हैं, जिसमें एप्लीकेशन का नाम, मेलवेयर संदेश स्तर और पहुंच अनुमतियों जैसी जानकारी शामिल है। इस जानकारी को एक प्रविष्टि पर क्लिक करके और संपत्ति विंडो में देखकर भी देखा जा सकता है। अब हम इस डिवाइस के लिए मोबाइल डेटा ट्राइस नोड पर नज़र डालेंगे। यहाँ हम डिवाइस की जानकारी जैसे सीपीयू की शैली, डिवाइस कक्षा, डिवाइस का नाम, फर्मवेयर संस्करण, उत्पाद प्रकार और बहुत कुछ देख सकते हैं। अब हम E3 का उपयोग एंड्रॉयड अधिग्रहण करने के लिए करेंगे। अधिग्रहण विज़ार्ड शुरू करें पर क्लिक करें और एंड्रॉयड का चयन करें। डेटा प्राप्त करने के प्रकार के आधार पर कई अधिग्रहण विकल्प हैं। इस उदाहरण में हम एक कस्टम लॉजिकल एक्विजिशन का आयोजन करेंगे और व्हाट्सएप डेटा तक पहुंचने के लिए ऐप डाउनग्रेड विधि का अमल करेंगे। अगले कदम में सभी चयनित विशेषताओं को हटा दें और ऑर्डर बैकअप केबल को चेक करें और जारी रखें पर क्लिक करें। अधिग्रहण के दौरान एप्लीकेशन संस्करणों को डाउनग्रेड करने का विकल्प होगा, इसे चुनें। इसके अलावा हमें डाउनग्रेड विधि के लिए हमारी ARC फाइल का चयन करना होगा। ARC फाइलें पैराबन वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। हमारी विन्यास पूरा होने के बाद हम अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करेंगे। अधिग्रहण के दौरान आपको कनेक्ट किए गए एंड्रॉयड डिवाइस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यह कुछ बार आपको अधिग्रहण के लिए अधिकृति के लिए पूछेगा। इन पूछेगों को अगर आप छोड़ दें तो अधिग्रहण विफल हो जाएगा और आपको प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करने की आवश्यकता होगी। एंड्रॉयड ने उपकरण पर डीबगिंग सक्षम करने के लिए अधिकृति के लिए प्रॉम्प्ट किया है। एक बार दी जाने पर यह एप्लीकेशन को डाउनग्रेड करना शुरू करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह com.whatsapp को डाउनग्रेड कर रहा है। अगला, यह उपकरण पर बैकअप की पुष्टि करने के लिए पूछेगा। आपको उपकरण स्क्रीन पर मेरा डेटा बैकअप करने के लिए एक विकल्प दिखाई देना चाहिए। E3 अब एप्लीकेशन का मूल संस्करण बहाल कर रहा है। पूरा होने पर E3 स्वचालित रूप से सबूत को मामले फाइल में जोड़ देगा। अब हम और अधिक ध्यान से com.whatsapp फाइल को देख सकते हैं और स्टोर की गई संदेशों की जांच करने के लिए SQLite डेटाबेस देख सकते हैं। यहाँ आप संदेश जानकारी देख सकते हैं, जिसमें पार्ट डेटा भी शामिल है। मोबाइल डेटा ट्राइज नोड में हम डिवाइस जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि सिम कार्ड नंबर, फर्मवेयर संस्करण और मॉडल नंबर। इस अगले उदाहरण में हम एक गूगल पिक्सल 4 के एक तार्किक प्राप्ति छवि पर, जिसमें एंड्रॉयड 12 चल रहा है, पर उपयोगकर्ता गतिविधि टाइमलाइन का अन्वेषण करेंगे। उपयोगकर्ता गतिविधि टाइमलाइन E3 की एक शक्तिशाली विशेषता है और यह उपयोगकर्ता के द्वारा क्या किया जा रहा था और कब किया जा रहा था, द्वितीय से द्वितीय आधार पर देखने की गहरी दृष्टि प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि हम प्रकाश स्तंभ पर ध्यान से देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि कई संविधान बनाए गए हैं जब कोई एप्लीकेशन पृष्ठभूमि पर ले जाया गया था। इस अगले खंड में हम E3 में क्लाउड आयात विकल्पों का अन्वेषण करेंगे। क्लाउड डेटा आयात विज़ार्ड से हम एक लक्ष्य खाते के ज्ञात प्रमाणों का उपयोग करके खाते को जोड़ सकते हैं। इस उदाहरण में हम संग्रहण के लिए एक फेसबुक और फेसबुक मैसेंजर खाता जोड़ेंगे। प्रमाणों को जोड़ने की शुरुआत करने के लिए प्रमाण जोड़ें और प्रमाणीकृत करने के लिए क्लिक करें। आगे आपको एक कस्टम तारीख सीमा और खाता प्रकार से संबंधित विशेष डेटा का चयन करने का विकल्प होगा। इस उदाहरण के लिए हम सभी का चयन करेंगे और क्लाउड डेटा को आयात करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। एक बार अधिग्रहण पूरा हो जाए, यह स्वतः हमारे मामले फाइल में जोड़ दिया जाएगा।
जब हम फेसबुक मैसेंजर सबूत की जांच करते हैं, हमें संलग्नवाद, चर्चाएं और प्रोफाइल जानकारी दिखती है। चर्चाओं के तहत आप प्रेषक आईडी और प्रेषक का नाम सहित संदेश देख सकते हैं। यदि किसी संदेश में आपको देखना चाहते हैं जिसमें एक संलग्न है, तो देखने के लिए डेटा पर पहुंचने के लिए क्लिक करें। फेसबुक सबूत में हम देखते हैं कि संलग्नक, प्रोफाइल जानकारी, दोस्त, समाचार फीड, एल्बम और एक चित्र एल्बम सूची है। समाचार फीड के तहत सभी पोस्ट शामिल हैं जिसमें बनाया गया तिथि, प्रेषक, पाठ पूर्वावलोकन, अर्ल और पोस्ट के साथ संलग्न भागों की कोई भी हो सकती हैं। दोस्तों के नोट के तहत उपयोगकर्ताओं के कनेक्शन होते हैं। अगले, हम पहले देखे गए iOS डिवाइस से प्रमाणीकरण डेटा पर पुनः विचार करेंगे। पहले, प्रमाणीकरण डेटा फोल्डर की ओर जाएं। .bin प्रमाणीकरण फाइल पर उचित क्लिक करें और इसे निर्यात करें। फिर, क्लाउड आयात विज़ार्ड पर क्लिक करें और प्रमाणीकरण फाइल को जोड़ें। प्रमाणीकरण फाइल विज़ार्ड को एक Amazon Alexa खाता के साथ भर दिया। प्रमाणीकरण डेटा आपको कस्टम डेट रेंज और लक्षित डेटा का विकल्प देगा। जब अधिग्रहण पूरा हो जाता है, E3 इसे हमारे मामले फाइल में जोड़ देगा। क्लाउड आयात नोड के तहत विभिन्न डेटा प्रकार होते हैं। क्रियाएं के तहत अलेक्सा को दी गई आदेशों की प्रविष्टियां हैं जिनमें पाठ से जुड़े वास्तविक ऑडियो फाइल्स होती हैं। इन फाइलों को सुनने के लिए E3 के अंदर दाएं क्लिक करें और अपने चयनित मीडिया प्लेयर के साथ ऑडियो फाइल को खोलें। Alexa, stop. Like Alexa, Discord, Dropbox, Facebook Messenger, all your Google information located. E3 इंटरफेस का डिज़ाइन संक्षेपित करने और कमांड शुरू करने के विभिन्न तरीकों का एक विविधता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक उदाहरण यह है कि अधिकांश कार्यों को माउस के दाएं क्लिक के साथ चलाया जा सकता है। यहाँ हमारे पास खोजने और सामग्री विश्लेषण के लिए विकल्प हैं। या अगर आपको अधिग्रहण की तरह है तो आप विश्लेषण टैब का उपयोग कर सकते हैं। एक बार जब आप सामग्री विश्लेषण विज़ार्ड खोलते हैं तो आपको सॉर्ट, इंडेक्स, ऑप्टिकल कैरेक्टर पहचान करने और मैलवेयर के लिए विंडोज़ 10 फाइलों की जांच करने के विकल्प मिलते हैं। विज़ार्ड में निम्नलिखित टैब्स आपकी आवश्यकताओं के आधार पर अन्य डेटा विश्लेषण विकल्प प्रदान करते हैं। एक E3 एडॉन, जिसे चित्र विश्लेषक कहा जाता है, छवियों को विभिन्न प्रकारों के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इस उदाहरण में मैंने पहले से ही सामग्री विश्लेषण प्रक्रिया पूरी कर ली है, इसलिए हम सॉर्ट की गई फाइलों की ओर बढ़ेंगे जिसमें सेलिंग डेटा की सभी फाइलें हैं जो विभिन्न श्रेणियों में विभाजित की गई हैं। इन श्रेणियों में शामिल हैं दस्तावेज, ईमेल, चैट, ग्राफिक्स, डेटाबेस, मल्टीमीडिया और बहुत कुछ। दस्तावेज संपत्ति विंडो में देखे जा सकते हैं। यहाँ फाइल दर्शक में एक स्प्रेडशीट है। ग्राफिक्स, सीक्वल लाइट डेटाबेस, वीडियो और अन्य श्रेणियों को भी एक ही तरीके से देखा जा सकता है। दक्षता के लिए E3 में वर्गीकृत फाइलें खोज का फंक्शन है जिससे आप तेजी से खोज कर सकते हैं, फाइल का नाम, फाइल प्रकार और MD5 हैश मूल्य के द्वारा। और दो खोज फंक्शन हैं, एडवांस्ड खोज और कीवर्ड खोज। एडवांस्ड खोज आपको बूलियन अभिव्यक्तियों, नियमित अभिव्यक्तियों और सामान्य खोज का उपयोग करके खोज क्षमताओं को विस्तारित करने में मदद करता है। कीवर्ड खोज फंक्शन एक और विकल्प है जिससे आप किसी विशिष्ट शब्द की खोज कर सकते हैं। आखिरकार, छवि विश्लेषण एक और शक्तिशाली फंक्शन है जो छवियों को उनके सामग्री के आधार पर श्रेणियों में विभाजित करेगा, जैसे मुद्रा, शराब, ड्रग्स और जुए। इस E3 के प्रदर्शन के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया हमसे संपर्क करें यदि आप किसी विशिष्ट सुविधा का और विस्तार से अन्वेषण करना चाहें।